वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आपने देखा कि हम लोग संविधान की इस कड़ी में, जो संविधान की जो कड़ी चल रही है उसमें कंटिन्यू मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों ने जो अपना स्नेह प्यार दिया इस चैनल को, अपना स्नेह प्यार इसी तरह बनाए रखें। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे नागरिकता का पार्ट फर्स्ट आपके बीच में चला गया था। आज हम पार्ट 20 थोड़ा सा डेवलपी मतलब थोड़ा सा गहराई में अध्ययन करेंगे कि चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैंने 7 सेकंड में सातों के साथ अनुच्छेद याद करा दिए थे। आपको याद होगा, अगर याद हो तो एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा सब लोग। चलिए बोलिए मेरे साथ साथ। सभी पाकिस्तानी भावी है, ना समाप्त करने ना बने रहने की शक्ति किसमें है? संसद में है। किसमें है? संसद में है। और भैया मैंने कमेंट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने सभी लोगों ने कमेंट में जवाब नहीं दिया। आप लोग देखिए, मैं जितना भी चीजें आपको पढ़ाता हूँ उसमें से जो मैं कमेंट वाला क्वेश्चन देता हूँ वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही मैं कमेंट में क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपको कमेंट का जवाब दिए करें। एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। वीडियो पूरा देखने के बाद जो बीच बीच में मैं आपसे कमेंट में मांगता हूँ आंसर, वो आप आंसर जरूर किया करें कमेंट में। चीजें नहीं तो आप उसको देखिए, अपनी गहराई को इम्प्रूव करिए, देखिए आप कितने योग्य हैं उसको बताइए। तो आइए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर दोहराइएगा मेरे साथ। सभी पाकिस्तानी भावी हैं, ना समाप्त होने ना बने रहने की शक्ति किसमें है? संसद में है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे पहला वाला पार्ट, वो जाके पहला वाला पार्ट प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। उसको मैंने बताया था 7 सेकंड में कैसे सातों अनुच्छेद याद करेंगे। तो आप थोड़ा डेवलप में, थोड़ा गहराई में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज। नागरिकता ये कौन सा भाग है भैया? नागरिकता जो है ये भाग 2 है। भाग 2 अनुच्छेद कहां से कहां तक मैंने आपको बताया था? तो भैया 5 से 11 तक है। कुछ 7 अनुच्छेद इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं। 5 से 11 तक है। वो हमारा पार्ट फर्स्ट था, ये वाला पार्ट सेकंड शुरू होता है। आज मैं आप सभी को 5, 6, 7 जो है सबका पुष्पारण करने वाला हूँ। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपको समझाते हुए चलूंगा भैया। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है? कहता है, आपको याद है ना ट्रिक? एक बार मैं ट्रिक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा सब। सभी पाकिस्तानी भावी है। क्या है? भावी है। क्या है? भावी है। फिर कह रहा है कि ना समाप्त ना बने रहने ना समाप्त ना बने रहने की शक्ति, किसमें है प्यारे भाई? तो संसद में है। किसमें है? संसद में है। किसमें है भैया? संसद में है। आप एक बार लगे रहिए कि हमारी मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। देखिए सभी से हमने कहा था ये अनुच्छेद 5 है, ये वाला अनुच्छेद 6 है, ये भारत वाला अनुच्छेद 7 है, ये वाला अनुच्छेद 8 है, ना समाप्त होने अनुच्छेद 9 है, नागरिकता बने रहने अनुच्छेद 10 है, शक्ति किसमें है? संसद में है, अनुच्छेद 11 है। तो मैं आज आपका एक ही का प्रश्न करने वाला हूं। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 का। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय, कब? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके पहले जो लोग, या संविधान लागू होने के समय जितने लोग भारत में आ गए थे, कब भैया? संविधान लागू होने के समय, जो लोग भारत में आ गए थे, कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे, या संविधान लागू होने के बाद से, संविधान लागू होने के समय या लागू होने के बाद, या लागू होने के बाद जिनका भी जन्म भारत में हो रहा है, जिनका जन्म भारत में होगा, जिनका जन्म भारत में होगा, कहाँ होगा?
भारत में होगा वो सब के सब भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। कौन कहता, अनुच्छेद 5 कहता। फिर से सुनिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जितने लोग भारत में आ गए थे वो सब भारत के नागरिक होंगे। और दूसरी बात, जितने लोगों का जो जन्म संविधान लागू होने के बाद से भारत में होगा वो सब के सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ये कहता है अनुच्छेद 5। आप सभी लोग यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे, साइड में मैं लिखता जा रहा हूँ। अनुच्छेद 5 सब समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, अगर आप समझ जाया करिए जी तो आप लोग उसको नोट कर लिया करिए। आइए अनुच्छेद 6 देखते हैं, लिख लीजिएगा, लोग लिख लिया करिए, लिख लिए। चलिए अनुच्छेद 6 पे चलते हैं। अनुच्छेद 6 पे बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी जटिलता है लेकिन मैं आपको सरलता से समझाऊंगा, आराम से समझिएगा, सरलता से समझाऊंगा। अनुच्छेद 6 देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। कहां से, पाकिस्तान से। कहां से भैया, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वालों को भी भारत में नागरिकता दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक कारण है, उसमें एक नहीं 2 रीजन बताए गए। कितने रीजन, 2 रीजन। रीजन क्या क्या है सुनिए, कहा गया है एक तो इनका जो वंश है, इनकी पीढ़ी की किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो, उनके दादा दादी मम्मी पापा इत्यादि लोग भारत में निवास कर रहे होंगे तब उनको दे दिया जाएगा। नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या दिया, दूसरी कंडीशन ये है 1948। कौन, 1948 जुलाई 1948 को कह रहे हैं कि जितने भी लोग को भारत में आना है वो आ गए हैं। मतलब इसे फिर से सुन लीजिएगा, समझ नहीं पाएंगे, मुझे बता दीजिए आराम से। 1948 जुलाई 1948 तक जितने लोग को भारत में आना हो आ जाइए, या जितने लोग वहां इस समय का भारत में आ गए थे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन जो लोग इसके बाद अब आएंगे उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। किसके माध्यम से नागरिक होंगे वो, ये नहीं कह रहा अच्छा कह रहा नहीं देंगे, कह रहा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कह रहा है आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण। पंजीकरण कुछ लोग सोच रहे पंजीकरण क्या होगा, उलट होंगे लोग। पंजीकरण समझिए, पंजीकरण क्या है, एक पत्र होता है। क्या होता है, पत्र रहेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा मैं फलाने फलाने फलाने, हाँ मैं इस क्षेत्र का, इस देश का, इस जगह का निवासी हूँ और मैं भारत में नागरिकता लेना चाह रहा हूँ और मैं भारतीय संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। यदि मेरी वजह से भारतीय संविधान को कोई नुकसान होता है तो मेरी नागरिकता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाए। ये आप पंजीकरण में ये सारी चीजें होती है, नीचे आपका सिग्नेचर होता है। आप इस सब चीजों को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, आप उसको देंगे। अगर आप इन सभी का पालन कर लेते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये सब बहुत सारा डेवलप नहीं था। बात उसमें कहा गया था कि इतना जल्दी नहीं मिलेगी, आपको 6 साल रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा। ऐसे से बहुत सारे संशोधन हुए हैं, क्रम से संशोधन होते गए हैं। आइए हम उसमें बात करते हैं। देखिए, उसके बाद आपको पता होगा किसी दौरान भारत के एक महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था, आप सभी को याद होगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने क्या कहा है, माउंटबेटन ने कहा कि भैया हो जितने लोगों को 1948 के तक अगर आज रात तक जिसको आना होगा वो सब भारत में आ जाएंगे बिना किसी प्रमाण पत्र के, बिना किसी प्रार्थना पत्र के, बिना कौनो समस्या के आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन यदि इसके कुछ दिन बाद कोई आएगा तो उसे भैया क्या करना पड़ेगा, उसे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसे भारत में जो प्रार्थना पत्र होगा उसको भरना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद ही, और पंजीकरण के बाद भी नहीं, आपको फिर 6 महीने रह के, 5 महीने रह के, सॉरी 6 साल 5 साल आप रह के आपको ये कहना पड़ेगा, ये सब दिखाना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, आपको ये भारत सरकार के सामने सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भारतीय संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद आपको भारतीय की नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता दी जाती।
समझ में आ गया। ये किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा। कब तक कहा? 1948 तक। जिसको आना हो आ जाओ। आज के बाद भी आपको अगर कोई आएगा तो आपको भारत की कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद कोई आएगा तो उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, पहली बार क्या थी? या तो इनके किसी भी इनके माता पिता, दादा दादी, इनके माता पिता, दादा दादी, नाना इत्यादि में से कोई भारत का नागरिक होगा तो इनको दी जाएगी। दूसरी कह रहा है ये वाली कहानी। समझ में आ गया? ये था अनुच्छेद 6। क्या था? अनुच्छेद 6। कैसे समझिए, सुन लीजिए और लिख लीजिए। अनुच्छेद 6 कहता है भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगा। कंडीशन पहला है उनके मम्मी पापा, दादा दादी इत्यादि अविभाजित भारत में जन्म लिए हों, मतलब भारत में रह रहे हों, तब दिए जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? 1948 जुलाई 1948 तक वो लोग भारत पाकिस्तान छोड़ के कहाँ आ गए हों? भारत आ गए हों। फिर माउंटबेटन ने कहा था उस समय 48 में जितने लोग 1948 में भारत आएंगे वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 48 के बाद कोई आएगा, जुलाई 1948 के बाद कोई आएगा तो भैया उसको पंजीकृत करना पड़ेगा, करके रहना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अपना रफ और पेन लेके बैठते हैं ना, मतलब नोट्स फेयर का और पेन लेके बैठा करिए। पर डे मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, आप उसको क्या किए जाए, नोट करते जाया करेंगे, ठीक है ना भैया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 7 समझते जाइए। जिसको समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर उसके लिए भी मैं व्यवस्था करूँगा, लिखूंगा। देखिए लिखने में थोड़ा समय चला जाता है, इसे समझने का प्रयास करिए। क्या करिए? समझा करिए, बातों को ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, इसमें फिर करिए। इसमें एग्जाम में ये लेके जाना है, ये लेके नहीं जाना है, इसको लेके जाइए, ठीक है। समझा करिए उसको, जब मैं बोलता रहूँ आप उसको वीडियो को रोक के 2-3 बार आगे पीछे करके उसको नोट करिए, ठीक है भैया। चलिए आगे। अब देखिए अनुच्छेद 7 वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? देखिए ये देखिए, क्या हो गया? अनुच्छेद 7 कहता है भारत क्या कर रहा है? एक बार कोई व्यक्ति भारत से कहा गया हो? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पुनः कहाँ आना चाहता है? भारत। देखिए कहानी देखिए ध्यान से। कह रहा भैया वो कि भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, पाक चले गए थे, और पाक से पुनः नागिन डांस करके कहाँ आना चाह रहे हैं? ये पुनः नागिन डांस करके भारत आना चाह रहे हैं। मतलब क्या समझ में आया? भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पुनः कहाँ आना चाह रहे हैं? ये फिर भारत आना चाह रहे हैं। तो भैया इनको भी अनुच्छेद 7 कहता है कि डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ अभी तो मैं हूं ना, मैं आपको फिर से नागरिकता दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वह व्यक्ति 1935 भारत शासन अधिनियम में जन्म लिया हो। कहाँ लिया हो जन्म? भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्मा हो भैया, इसमें जन्मा हो, ठीक है। या तो फिर दूसरी कंडीशन वही कहानी, उसके दादा दादी, मामा मामी, परदादा, 3 पीढ़ियों तक, कोई कितनी पीढ़ियों तक? 3 पीढ़ियों, दादा दादी, उसके पापा मम्मी, या फिर उसके और परदादा परदादी, उसमें से कोई एक क्या किया हो? भारत में क्या किया हो? जन्मा हो, तब उसको क्या कर दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है भैया। समझ में आ रहा है? और क्या कहा गया? मार्च 1947 क्या कहा गया? मार्च, तीसरी वाली पॉइंट कहा, मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है, कहां से? भारत गया, भारत में पुनर्वास किया, पाकिस्तान, भारत से गया पाकिस्तान, पुनर्वास किया, निवास किया, वहां से फिर से कहां आना चाह रहा है? भारत आना चाह रहा है तो भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है मार्च 1947 के पहले, मार्च 1947 के पहले वह भारत मतलब पाक छोड़कर फिर से भारत आ चुका हो तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, उसको भी कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, उसको भी भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। फिर से समझिए क्या काम है इसमें, बस आपको यही ऊपर समझ जाइए बस काम होता है। कहा भारत पहले रह रहा है, मन नहीं कर रहा, अब ये तो पाकिस्तान में अच्छा लग रहा था, छोटा है, बहुत फायदा होगा, तो जा पाकिस्तान, तो इसे आ गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान पूरे लोग कहाँ आए? भारत आए। पाकिस्तान से कहाँ आ गए? फिर भारत आना चाह रहे हैं, भारत आ गए। अब हुआ क्या? भारत नहीं अच्छा, पाकिस्तान नहीं अच्छा लगा, फिर भारत आ गए। अब उनको इतना जल्दी नागरिकता नहीं देंगे, हो सकता है कौन ट्रेनिंग नहीं दे के भेजा होगा, जैसे बम फोड़ दे दो, इतना आसानी से नागरिकता थोड़ी दे दी जाएगी, तो उसको भी तो देखा जाएगा। तो उसमें कंडीशन है, आप उनका जब भारत 1935 अधिनियम में उनमें जन्म रहा, उनमें गया हो, फिर अबावत हुई तो दे दी जाएगी, ठीक है। और नहीं तो उनके दादा दादी,
उनके मम्मी पापा दादा दादी परदादा परदादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो या भारत में निवास कर रहा हो, नहीं किया तो किए हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी क्या है, मार्च 1947 तक वह पाकिस्तान में निवास करके भारत में आ चुके हूँ, तब उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर ये सब फॉलो करते हैं तो पंजीकरण कराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? नहीं तो उसके लिए आप 6 दुनिया भर पंजीकरण की सारी आगे चीजें हो रही है। ठीक है भैया, साथ समझ में आ गया? अब उसको वीडियो को रोक रोक के मैं बार बार कर रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाइएगा, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। पूरा डेवलपमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ भैया, बहुत टाइम चला जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग बाद में उसको कहें कि इतना लॉन्ग है तो लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको मैं केवल आपको वीडियो समझाता जा रहा हूँ। आप इस चीज़ों को रोक रोक के वीडियो को आगे पीछे करके आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, आइए अनुच्छेद 8 देखते हैं। बस में यही याद रखना है, बस भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आना। पुनर्वास, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पुनर्वास परमिट, पुनर्वास परमिट, पुनर्वास परमिट जो है वह कौन सा अनुच्छेद भैया अनुमति देता पुनर्वास परमिट का? तो पुनर्वास परमिट की अनुमति कौन देता? अनुच्छेद 7 देता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, बहुत पूछा था पुनर्वास परमिट, मतलब एक बार निवास करके फिर आना चाहा तो भैया आ जाइए। ये आपका वेलकम है, ये मेरा देश भारत है, यहाँ किसी का भी वेलकम है, आतंकवादियों का भी वेलकम है, यहाँ वेलकम है, मतलब कोनो रेगुलेशन नहीं है। आने के बाद पता चलता चाहिए आतंकवादी आ गया, तो ये चीजें हैं, तो वही है ना पुनर्वास। आप एक बार कहीं से भी आ जाइए, आपका स्वागत है भारत में। तो आप देखिए इसको, ये है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7। आइए अनुच्छेद 8 पे चलते हैं भैया। अनुच्छेद 8 तो एकदम सिंपल वाला है, वो कहता है कौन झगड़ा मान नहीं करना है। हाँ एकदम सिंपल वाला विचार, कहता है झगड़ा मान नहीं करना है। ये लीजिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या करता है? यदि कोई विदेशी नागरिक है और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता उसको भी दिया जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। पंजीकरण कराइए और आराम से भारत में क्या करिए, निवास करिए। और अगर कोई दिक्कत आपको होती है, दिक्कत में समझ रहे हैं, दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत हम लोगों की होगी। क्यों होगी? हो सकता है कोई आप गलत काम कर दें, आप पंजीकरण में भरे हैं तो आपकी नागरिकता क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है ना। विदेशी 8 कहता है कि विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी, उसके लिए प्रावधान मैं करूंगा। जो भी विदेशी आना चाहता है आराम से आएगा और रहेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी, उसको मैं नागरिकता दूंगा। लेकिन उसको बहुत से ऐसा संशोधन उसमें कहा गया 6 साल रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, तो चीजें ऐसे सिखाएंगे। लेकिन 6 साल के लिए प्रावधान किया गया। कितना? 6 साल आप रहेंगे, उसके बाद आप पहले आप रहिए, अब उसके पूरे 6 साल रहिए, पहले प्रमाण पत्र भरिए, उसके बाद आप क्या करिए, 6 साल रहिए, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है विदेशी नागरिकता। आइए 8 पहले तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो रंग ना हो जाए इसलिए इतने में काम चलाइए, इतना इंपॉर्टेंट है। आइए अनुच्छेद 9 थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता समाप्त कैसे होगी। क्या कह रहा है? नागरिकता समाप्त कैसे होगी? तो नागरिकता कैसे समाप्त होगी? जो अभी हमने आज तक पढ़ा, अगर आपने उसमें किसी का पालन नहीं किया तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आइए ये कहता है कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी? नागरिकता कैसे समाप्त होगी, नागरिकता क्या की जाएगी, कैसे आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। तो ये बताता है भैया नागरिकता समाप्त कैसे होगी। तो आइए मैं बताता हूं ये कह रहा है कैसे होगी। ये कह रहा है यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में एकहली नागरिकता का प्रबंध किया गया। कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता का प्रबंध किया गया है। इसलिए कहा गया भारतीय संविधान में कि भैया अगर आप भारत के नागरिक हैं, साथ साथ आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। अब इतना नहीं, अब आइए देखिए नागरिकता समाप्त होने के बहुत सारे कारण है। पहला क्या है, देखिए नागरिकता समाप्त होने का पहला क्या कारण है? पहला तो कारण ये है आप स्वेच्छा से त्याग दीजिए। क्या करिए? स्वेच्छा से। अगर आप स्वेच्छा से त्यागना चाहें तो आप त्याग दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा कारण क्या है? यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए, क्या करिए? दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए, तब भारत की नागरिकता आपसे समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा यदि ये है भैया, यदि आप भारत सरकार को बिना बताए लगातार 7 साल, कितना भैया? लगातार कितना? 7 वर्षों तक अगर आप भारत सरकार को बिना बताए क्या कहते हैं,
बाहर रहते हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। चौथा क्या है, युद्ध के समय दुश्मन का साथ देने पर, क्या करने पर, युद्ध के समय, किसके समय भैया, युद्ध के समय दुश्मन का क्या करिए, युद्ध के समय दुश्मन का साथ देने पर, युद्ध के समय दुश्मन का क्या कर दीजिए, आप अगर साथ दे रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट आपका है कि यदि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाए, अर्थात देशद्रोह होने पर, क्या होने पर, देशद्रोह अगर आपके ऊपर होता है तो भी आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। कुछ समझ आया क्या मैंने बताया? एक तो भैया स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर आपने अपने देश की छोटी दूसरे की दी, और दूसरा स्वेच्छा के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता ली तब समाप्त हो गई, ये है। और अगर लगातार 7 वर्षों तक आप बिना बताए भारत सरकार से बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चौथा क्या है, युद्ध के समय यदि आप दुश्मन का साथ देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और पांचवा कहा, यदि आपके ऊपर देशद्रोह का कोई आपने काम किया तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और बात समझ में आया आप लोगों को? इतनी चीजें हैं भैया, ये है अनुच्छेद 9। कौन है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता कैसे समाप्त होगी। यदि आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है भैया, एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे चल जाए। मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ से लिया गया है, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। आप इसको याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कहा कमेंट करिए, कुछ ही लोगों ने किया था, आप सब कमेंट करिए। मैं जितना किससे पूछूं सब कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे जान लीजिए तो इसका मतलब आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप पढ़िए, कमेंट करिए। चलिए 9 समाप्त समझ में आ गया, इसको समझ में अपना लिख लीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को रोक रोक के बार बार उसको नोट बनाते जाइए। विद्वत में पूरा पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया से नोट बनाते हुए जाइएगा। चलिए, और अपने भाई के जो लोग नहीं पढ़ने वाले, जो बेचारे कम पढ़ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को शेयर करिए लिंक। धीरे धीरे भी मैं और चीज़ों पे हम लोग उतरने वाले हैं। देखिए, कोई चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे ही हाईलाइट होती हैं, कहीं कोई चीज़ें नहीं हो जाती हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अभी आपको सारी मैटर जो है PDF वीडियो सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी लाइव क्लास हमारे यहाँ चल रही थी, दिन चलाया गया, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, जिसके कारण थोड़ी सी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सब हो जाएगा। तो फिर आपको PDF वीडियो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, सारी चीज़ें। लेकिन अभी आप थोड़ा सा देखते हुए जाइए, मैं आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरह से समझाऊंगा और पूरा का पूरा चीज़ एकदम निःशुल्क पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लूंगा। बस आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। बस इस आपके अपने परिवार में आप अपने परिवार की तरह रहिए, जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को कहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए। कहिए जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी ताकि पढ़ लें। मैं पूरा डिटेल में बढ़िया विधिवत तरह से पढ़ाऊंगा भैया चीज़, पूरा गजब का चीज़। और हमारी हिंदी भाषा भी बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, आपको भी सारी क्लासें मिलने लगेंगी। लेकिन आप पहले चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। आइए अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10, आर्टिकल 10 में क्या है भैया, आर्टिकल 10 जो है वो कहता है नागरिकता की गारंटी देता है। क्या कहता है, नागरिकता की गारंटी। अगर आपने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 तक जितनी भी चीजें कही गई, अगर आपने उन सभी का पालन किया है तो 10 कहता है मैं गारंटी देता हूं। कौन देता है, अनुच्छेद 10 गारंटी देता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी। देखो कहाँ है, ये देखो नागरिकता, ना मतलब नागरिकता, ना मतलब बनी रहेगी, नागरिकता बनी। अनुच्छेद 10 ये नागरिकता की गारंटी देता है। एग्जाम में छपा है, इसको लिख लीजिए लोग। नागरिकता की गारंटी कौन देता है, नागरिकता की गारंटी, नागरिकता की गारंटी, नागरिकता की गारंटी कौन देता है, नागरिकता की गारंटी अनुच्छेद 10 देता है भैया। क्या कहता है ये कहता है अगर आपने सभी नियम कानून जो नागरिकता के हैं बनाए गए हैं, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी और आपको नागरिकता दी जाएगी। चाहे आप जहन्नुम से आए हो, मंगल ग्रह से आए हो, बृहस्पति ग्रह से आए हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस यदि आपने सभी चीजों का पालन किया है जो भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है तो आपको नागरिकता मैं दिलाऊंगा। मैं मतलब विनायक कर तो अपने घर पहुंच जाऊंगे कि यहाँ सचिव का नागरिकता दिवाऊंगा, पाकिस्तान में चलाओगे तो नागरिकता दिवाएंगे यहाँ, मैं नहीं। मतलब अनुच्छेद 10 कह रहा है, कौन कह रहा है, अनुच्छेद 10। हालांकि मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, घबरा नहीं। अगर आप मेहनत करके एकदम कंटिन्यू लगे हैं और पढ़ रहे हैं, अपने चाहे जहां से नोट्स को पर डे कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, हर दिन नया सीख रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक
नहीं सकता। जिस तरह अनुच्छेद 10 दे रहा है उस तरह मैं भी दे रहा हूँ। अगर आप लगातार छोटी छोटी चीज़ों को पर डे कुछ नया सीखते जा रहे हैं और कुछ उससे इन्वार करते जा रहे हैं, अपने ज्ञान को पर डे बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आइए भैया इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 10 क्या करता है? नागरिकता की गारंटी देता है। क्या करता है? नागरिकता की गारंटी देता है। चलिए भैया, कहता है कि यदि आपने सभी, लिख लीजिएगा इसको, लिख रहा हूं, यदि आप जो नीचे दिए गए सभी अनुच्छेद 1 से ले पूरा 5 से लेकर 9 तक का सही रूप से उसको सही ढंग से पालन करते हैं, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आपको नागरिकता नहीं मिली है तो मिलेगी, ये मैं गारंटी, मतलब अनुच्छेद 10 गारंटी देता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 11 क्या है? थोड़ा सा ये आराम से समझिए, मैं सारी चीजें आपको समझाता जा रहा हूँ। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या है? इसमें नागरिकता में संशोधन का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। क्या दिया गया है? नागरिकता में संशोधन का अधिकार, यानी कि शक्ति, संशोधन की शक्ति, नागरिकता में संशोधन की, नागरिकता में संशोधन की जो शक्ति है, संशोधन की जो शक्ति है वो किसके पास है भैया? तो नागरिकता में संशोधन की शक्ति संसद में है। किसमें है? संसद में है। किसमें है? संसद में। संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता, कौन भैया? नागरिकता, कौन? नागरिकता संशोधन अधिनियम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें डिटेल नहीं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया। प्यारे भाई याद रखिए, एग्जाम में छपता है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। कुछ भी करना हो नागरिकता में संसद करे। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया और इसमें संशोधन किया। फिर अभी तक कुल 6 बार संशोधन हो गया। कितनी बार? 6 बार। कौन कौन सा? मैंने आपको बताया था 86, 92, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। कितने संशोधन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार हो गए? 6 बार। देख लीजिए, सबको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि छोड़ना नहीं टॉपिक, सारे एग्जाम में छपते हैं। नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो गया? तो एक, इसको तो अधिनियम था, इसको मत जोड़ लीजिएगा, ये अधिनियम है। इतनी बार हुआ है, इतनी बार संशोधन हुआ। कितनी बार? 6 बार संशोधन हो गया। कितनी बार भैया? 6 बार संशोधन हुआ नागरिकता में। कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका नागरिकता में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रयोग करते हुए संसद ने क्या क्या किया? संसद ने इस शक्ति, नोट करिए सब, नोट करिए, नागरिकता संशोधन जो शक्ति दी गई इसका प्रयोग करते हुए संसद ने कहा भैया घबराया नहीं, आपको नागरिकता नहीं मिली है तो मैं दूंगा। और नागरिकता को संसद ने कहा कि कुल 5 तरह से नागरिकता आपको आप ग्रहण कर सकते हैं। किस तरह से? 5 तरह से। कौन कौन से? वो देखिए आप। नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रयोग करते हुए संसद ने ये अनुच्छेद 11 के तहत कहा कि आप 5 तरह से ग्रहण कर सकते हैं। कितनी तरह से? 5 तरह से। क्या कहा भैया? कहा जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, किस आधार पर? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है ना भैया। आगे चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर। समझ आ रहा ना? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, ठीक है ना भैया। और इसने क्या कहा था उसके लिए? पंजीकरण। क्या कहा था? पंजीकरण। पंजीकरण किसके आधार पर? पंजीकरण। पंजीकरण किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और लास्ट में क्या है? भूभाग को सम्मिलित करने के आधार पर। किसके आधार पर? भूभाग। कौन भाग? भूभाग को सम्मिलित के आधार पर। किसके आधार पर? सम्मिलित भूभाग को सम्मिलित के आधार पर, आधार पर, के आधार पर। आज मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसलिए जानबूझ के, क्योंकि इधर चीजें सब उधर बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग राइटिंग पे ना जाया करें।
राइटिंग चक्कर मत पड़िए, आप अपनी राइटिंग बैठाइए, मेरी राइटिंग में मत जाया करिए, क्योंकि मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सिर्फ राइटिंग इधर उधर हो जाती है, ठीक है ना। आप लोग केवल इस पे जाया करिए, क्योंकि मैं उल्टा लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर मैंने ये ट्रिक लिख दिया है, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। तो राइटिंग में जाया करिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे करिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैं क्योंकि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कैसा जी राइटिंग में थोड़ा उल्टा सीधा है, इसलिए आप लोग उस पर ना जाए, लोगों को करने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आप सिर्फ पढ़िए। देखिए भैया क्या क्या चीजें, जन्म के आधार पर, किसके आधार पे, जन्म के आधार पर। इसका क्या मतलब हुआ है, अगर आपका भारत क्षेत्र में, मतलब भारतीय क्षेत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तब तो आप भारत के नागरिक होंगे। इसका तो कोई भैया, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो संसद ने भी वही कह दिया है, अगर आप भारत में जन्मे हैं, आपका भारत में जन्म हुआ है, तो आप भारत के नागरिक होंगे। ये तो पकड़ जाता है, हाँ, जन्म के आधार पर। और दूसरी बात ये हो सकती है, हो सकता है आपका जन्म भारत में ना हुआ हो, लेकिन आपके गार्जियन का लोग, गार्जियन के जो कोई लोग हैं वो हो सकता है किसी विदेशी का भारत में जन्म हो गया हो, तो क्या उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी? हाँ, दे दी जाएगी, बिल्कुल। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे लोग ऐसे बना देते हैं, बहुत सारे कभी आ जाते हैं बनाने। जिसका भी जन्म भारत में होगा, कोई विदेशी भी है, अगर उसका भी जन्म भारत में होगा, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। आइए दूसरा देखिए, वंश के आधार पर, मतलब वंश समझते हैं ना, जैसे आपके मम्मी पापा इत्यादि लोग। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं भारत का हूँ, मैं कहाँ का हूँ, भारत का हूँ, लेकिन अब मेरा जन्म जैसे भारत में हुआ, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया विदेश, और मैंने विदेश की नागरिकता ले ली, और मेरे मम्मी पापा यही किए, और मैं पुनः अगर भारत की नागरिकता लेना चाहूँ, क्या मुझे नागरिकता मिल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की क्या है, निवासी है। इसलिए मुझे वंश के आधार पर मेरे दादा दादी, मेरा जन्म मानिएगा, मेरा जन्म वहीं हो जाए, विदेशी में हो जाए, कहाँ हो जाए, विदेश में, और मैं वहीं रहने लगूँ, और मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा सब यहाँ रहते हो, तो क्या मुझे नागरिकता मिल जाएगी? जी मिल जाएगी, क्योंकि वंश के आधार पर, वंश तो यही कहता है ना, मेरे वंश का कोई दिया हो तो मुझे भारत में नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया? इसको लिखते हैं देशीयकरण, ये इंपॉर्टेंट है बात। देशीकरण क्या था? देशीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी स्त्री किसी भारतीय पुरुष से शादी कर देती है, तो क्या उसे नागरिकता दी जा सकती है? बोलिए भैया। जी दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, उसको नागरिकता मिलेगी। क्यों? आपने देखा भी एग्जाम्पल में, आप देखिए बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ की प्रियंका चोपड़ा है, आप जानते हो एग्जाम्पल में, अभी वो गई निक से शादी कर ली, वो वहाँ की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता अपने में ऑटोमेटिकली क्या होगी, समाप्त हो गई। अगर वो पुनः आना चाहे भारत, तो उनको नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उनके वंश दादा दादी मम्मी पापा का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कोई भारतीय पुरुष किसी बाहरी स्त्री से शादी कर ले, तो क्या उस स्त्री को यहाँ नागरिकता मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। अब आप फिर एक मन में आ रहा होगा, सर जी अगर वो महिला जो बना रही है सब ये करके, वो महिला जो है उसके मम्मी पापा वो सब के सब विदेशी में रहते, कोई यहाँ नहीं रहता, और यहाँ का पुरुष वहां की स्त्री, क्या अब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी देशीकरण के आधार पे? भैया अगर वह भारत में रहना चाहती है, तो इसके ये पति हो गए हैं जो भारत के आपके पुरुष हैं, ये भारत के पुरुष है, वो महिला है, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसको पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। किसके आधार पे? पंजीकरण कराना पड़ेगा उसमें। ठीक है भैया, समझ आ गया? देशीकरण मतलब ये होता है, कोई अपने देश का तो नहीं जाएगा, कोई बाहरी देश का अगर आ रहा है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर वह है उसके कोई है तो यहाँ मिल जाएगा, नहीं है कोई वो है तो उसको भी नागरिकता देने का प्रावधान है देशीकरण के। दूसरी बात क्या है इसमें, एक बात और होती है, दूसरी बात क्या होती है इसमें ये है, मान लीजिए जैसे कोई आया, कोई कलाकार आ गया, क्या गया, कोई कलाकार आ गया, क्या गया, कोई कलाकार, कोई संगीत, कोई गीत, कोई बहुत बढ़िया, कोई अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, लंदन का, जर्मनों का कोई आ गया, मंगल ग्रह का आ गया, हाँ कोई आ गया भारत में, वो अच्छा गाना वाना गाने लगा, ओके यहाँ पैसा ना मिल रहा है, यहाँ ना लोग ऊपर लाइक करते हैं, हमारे भारत में आई गया, भारत के लोग तो खड़ी रहते हैं, बैठे रहते हैं, कलाकारी डमरू को बजा दिए तो पूरा समाज घेर लेता है, बहुत अच्छा है, तो ऐसे कौन बजा दिया आके विदेश में, तो अब वो जो है उसको भारत की संस्कृति बहुत अच्छी लगने लगी, अब वह भारत की कला में रस गया, बस गया, उसमें मिल गया, घुल गया, एकदम रहने लगा उसमें मिल गया, तो क्या तब क्या होगा जानते हैं, तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, कोई कलाकार, कोई संगीत, कोई गीत, कोई कुछ भी गीतकार कोई भी आ जाए, नायक नायिका कोई आ जाए, अगर वह भारत की संस्कृति में, भारत की कला में वो घुल मिल गया, तो देशीकरण के आधार पर उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
ठीक है भैया। पंजीकरण, पंजीकरण तो मैंने आपको बार बार बता दिया। अगर कोई बाहर का हो चाहे जहन्नुम का हो, हमारा उसका कोई संबंध नहीं हो, अगर वो भारत आना चाहता है और अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण कराएगा, उसको 6 साल रहेगा और बताएगा कि मैं भारतीय संविधान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब घबराया नहीं, जो तभी संशोधन में 2019 में बात करने वाला हूँ, उस पर घबराया नहीं आप। चलिए, भूभाग तो समझ ही गए होंगे आप लोग। भूभाग का मतलब होता है यदि भारत के बाहर से कोई भाग हो उसको भारत में सम्मिलित कर लिया जाए तो वो लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक कराएंगे। जैसे आपने सुना होगा सिक्किम, सिक्किम पहले भारत का भारतीय सीमा के क्षेत्र में नहीं था। उसको आप जानते होंगे कि हम लोगों ने 74 में क्या किया, 74 में राज्य का दर्जा दिया और 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो बताइए, जब सिक्किम को हम लोगों ने भारत में मिलाया तो क्या सिक्किम के लोगों को आरक्षण नागरिकता देने की कोई जरूरत पड़ी, या वो क्या आरक्षण लगा के नागरिकता का कार्ड बनवाए? नहीं। अगर भारत के बाहर से किसी भूभाग को हमने भारत में सम्मिलित कर लिया तो वो व्यक्ति भी भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा, नागरिकता उसको दे दी जाएगी, उसको कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। और बात समझ आ गई भैया? चलिए, अब कुछ लोग लग रहा होगा थोड़ा सा 2019 में चर्चा कर दूं, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ गए होंगे लोग, ठीक है। ये 5 आधार पे देता है नागरिकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं बात, और बस ज्यादा नहीं तो 4-5 मिनट का वीडियो और घबरा जाए। आइए आगे देखिए, 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें कहा गया, इसमें 2019 में जो संशोधन हुआ भी इसमें कहा गया भैया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, किसके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। 5 साल नहीं 50 साल रहिए, नागरिकता नहीं दी जाएगी। सिर्फ वहां के किसके, बहुसंख्यकों, जी अल्पसंख्यकों नहीं, बहुसंख्यकों। किसके किसके देख लीजिए, ये जो संशोधन हुआ इसमें कहा गया, एक भैया पाक और एक है अपना अफगानिस्तान और दूसरा वाला जो है वो है बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। कह रहा है इन तीनों के कौन संख्यकों भैया, बहुसंख्यकों, बहुसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी भैया। इनके बहुसंख्यकों को भारत में नागरिकता अब नहीं मिलने वाली है, तो अब किसको मिलने वाली है, अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, बहुसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यक में किसको किसको कहा गया भैया, कुछ 6 समझ आते हैं, मैं लिख रहा हूं, आप याद करिएगा क्या समझ में आया। 2019 में क्या कहा गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बहुसंख्यकों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब वहां जो भी जात बहुसंख्यक हो, हिंदू हो तो हिंदू को भी, लेकिन आप जानते हैं वहां बहुसंख्यक में आते हैं हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, कुछ बहुसंख्यक में लोग ऐसे आते हैं, मुसलमान भाई लोग अपने यहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन और वहाँ भी इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो थोड़ा खुरापाती टाइप में लोग हो गए, ऐसे लोगों को कहा गया है। आप लोग उसको ना समझे कि लोगों को कहा गया है, जो लोग थोड़ा खुरापाती टाइप में है इसलिए उनको कहा गया कि नागरिकता नहीं दी जाएगी। और दी किसी जाएगी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कौन हो भैया, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, अल्पसंख्यक में कौन कौन है, अल्पसंख्यक है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, आप देखिए कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। 6 लोगों को नागरिकता दी जाएगी वहां की। कौन कौन आएंगे, हिंदू अगर वहां से आए नागरिकता दे देंगे, सिख आएंगे दे देंगे, ईसाई आए दे देंगे, जैन आए देंगे, बौद्ध आए, पारसी तो नागरिकता दे देंगे। लेकिन जो वहाँ बहुसंख्यक रहते हैं, बहुसंख्यक मुसलमान भाई लोग हैं जो खुरापाती वाले हैं, अगर वो आएंगे तो उनको बाद में नागरिकता हम लोग नहीं देंगे, इतने देंगे। 2019 में क्या किया गया संशोधन, उसमें इसको जोड़ा गया। ठीक है भैया, हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक ट्रिक आप सभी याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मैं थोड़ा सा इधर से भेज दूँ, आप ट्रिक देखिए, उसको लोग ट्रिक देख लीजिए। इधर से देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 9 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके आप लोग भी इसको छाप लीजिएगा, नोट करके, क्या करके, नोट करके आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, कौन भैया, महात्मा गांधी कहां से, साउथ अफ्रीका से, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कहां आए थे, भारत आए थे। कहां आए थे भैया, भारत आए थे। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को
इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भैया, याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस मनाया जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्यों, कब मनाया गया? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से कहा है भारत आए, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस कब क्यों मनाया जाएगा तो याद रखिएगा इसको भैया एलएम सिंधवी समिति, आपने सुना होगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के कहने पर 2003 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको 2015 से क्या कर दिया, प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता। इसको याद रखिएगा। क्या याद करना आपको? 2003 से कब भैया? 2003 से इसे प्रत्येक वर्ष मनाते थे। कौन सी समिति? जानो कभी याद हो तो याद रखिएगा, एलएम सिंधवी समिति। कौन समिति? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, एलएम सिंधवी समिति के कहने पर इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, 2003 से। फिर 2015 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इसमें संशोधन किया गया और कहा गया अब ये 2 वर्ष में मनाया जाएगा। कितने वर्ष में? अब ये 2-2 वर्षों में मनाया जाएगा। ठीक है भैया, इतना आपका जो इस नागरिकता से संबंधित था। भाग 2 पार्ट 2 में हमने नागरिकता को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब पूरा का पूरा नागरिकता आप इसको बढ़िया से देखिएगा। जो अगर आपको और कोई दिक्कत लगे, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ अभी इस तरह जो है इसे बताने में थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि पूरा चीज़ लिखना, ये सब चीज़ें मिटाना, फिर बहुत सारी हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग जल्द कोशिश प्रयास में लगे हुए हैं, जल्दी दूर कर देंगे। तो और किसी गहराई में जो चीज़ें बची हैं उसको भी हम लोग पढ़ा देंगे। फिलहाल आपके लिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बहुत तरह से आप उसको वीडियो को रोक के बढ़िया से सुन के उसको लिख के नोट्स बना लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे और आप लोग मेहनत करिए, लगे रहिए और चैनल को ढेर सारा प्यार, अपना स्नेह दीजिए। इसको दूर दूर तक लोगों तक फैलाइए, इसको लोगों को बताइए, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जैसा लगे आप लोग कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और हम लोग और वीडियो बनाने के उसमें जो भी कमियां होती है उसको दूर करेंगे। आप थोड़ा सा अपना स्नेह प्यार दीजिए, ठीक है भैया। तो मैं इसी के साथ आप सभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब जल्द से जल्द सिलेक्ट हो जाएं। आप सभी के लिए मैं प्रकृति से कामना करूँगा कि प्रकृति करे कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।